प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर इत्तलात ने एक करारदाद जमा कराई है कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में, और उसमें कहा गया है कि भारत ने चूंकि पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत कर दी थी और इमरान खान साहब ने बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी बुर्दबारी और समझदारी के साथ इस जंग को टाला है, तो इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि अभी तक अपोजिशन इस मामले में इकट्ठी नज़र आ रही थी, एक पेज पर नज़र आ रही थी, सब लोग मुत्तफिक थे पाकिस्तान की स्ट्रेटजी से। तो क्या अब इस मामले पर भी अपोजिशन सपोर्ट करेगी, साथ देगी, करारदाद के हक में वोट देगी कि इमरान खान साहब को मिलना चाहिए? क्या नून लीग से एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वो इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए वोट देंगे, करारदाद के हक में फैसला करेंगे, वोट देंगे? तो ये एक अहम सवाल है। और मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो अपनी एक ट्वीट में इसके बारे में, उन्हीं ने शायद इसको इनिशिएट भी किया, वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा फवाद चौधरी साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करूँ। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आप अभी तक हम ये देख रहे थे कि तमाम सियासी जमातें आपकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के साथ खड़ी हुई थी, इंडिया के हवाले से आपने जो भी बनाई, चाहे वो पायलट को छोड़ने का मामला हो या दीगर चीज़ें हों। अब आप करारदाद जमा करा रहे हैं कि इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। ऑपोजिशन की जमातें ऑन बोर्ड हैं क्या? वो हक आपके हक में, ख़ासतौर पर नून लीग आपके हक में वोट करेगी इस करारदाद पर? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे कि इसमें ये जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का नोबेल पीस प्राइज का, वो है ही ये कि नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट करें, अपना नॉमिनी दें नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये इसलिए मूव की है, रेजोल्यूशन के प्रोसेस ही ये है जो हमने अडॉप्ट किया। अब दूसरा मरहला ये है कि अपोजिशन जो है वो उनको देगी या नहीं देगी। हम जो मांग रहे हैं नोबेल पीस प्राइज, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए मांग रहे हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जो पॉलिसीज हैं उनको अपोजिशन ने ऑल द वे सपोर्ट किया है। तो दिस विल बी एन ऑनर फॉर पाकिस्तान एंड नॉट ओनली फॉर पीटीआई और इमरान खान, दिस विल बी एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में अपोजिशन को पूरा इस पर सपोर्ट करना चाहिए। क्या राब्ते हुए सर अपोजिशन से इस मामले में? बातचीत हुई है उनसे? नहीं, अभी नहीं हुई है। मंडे को इंशाल्लाह करूंगा, अपोजिशन से भी राब्ते करेंगे और एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे जो कि जो है वो इस मामले में बातचीत भी करेगी, और ये एक यूनानिमस अगर चली जाती है तो उसका अच्छा होगा। अदरवाइज तो जाहिर है हमारी मेजोरिटी तो है ही। तो ये पार्टी की सतह पर फैसला किया गया फवाद चौधरी साहब, या आपका इनिशिएटिव है? नहीं, ये तो मेरा अपना इनिशिएटिव है। अभी पार्टी की सतह पे इस तरह का जो है वो पार्टी की सतह पे नहीं, मेरा अपना था। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि प्रोसीजर जो है वो ये है, और नॉमिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट था कि हम ये प्रोसेस इनिशिएट। तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको अप्रिशिएट किया इस अहम कदम उठाने पर सर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी बात नहीं हुई। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक चीज़ मैं आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते और पूछना चाह रहा था, वो ये कि आपके मामलात सेटल हो गए हैं जो पीटीवी के हवाले से चल रहे थे, और आपकी तो वजारत के हवाले से भी शुकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे थे कि आप गई कि आप गई, तो वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई, मामला चीज़ें तय हो गई? नहीं, अभी मुझे पता नहीं है। फ्रेंकली प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, तो उन्होंने अभी करना है, तो अकॉर्डिंगली जैसे कहेंगे अकॉर्डिंगली कर लेंगे। कहेंगे रखो तो रख लेंगे, नहीं कहेंगे छोड़ दें छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूं और प्रोग्राम का इंट्रो मुकम्मल करता चलूं, क्योंकि इस मौजू के अलावा हम एक और मौजू पर भी बात करेंगे, और वो है कि OIC का जो इजलास है वो ख़त्म हुआ और उसमें पाक भारत कशीदगी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई। ये मौजू बहस ही नहीं आया। अब सवाल यह है कि OIC कश्मीर के हवाले से क्यों कभी कंसर्न नज़र नहीं आई? कहा जाता है कि वो मुसलमानों के जहाँ जहाँ पर मसाइल हैं OIC में वो नहीं लाए जाते। कभी उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में बात नहीं की, कश्मीर के हक़ में बात नहीं की, और अब इस वक्त जबकि पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि OIC के प्लेटफॉर्म पर इस मौजू को उठाया जाए, तो OIC रिलेक्टेंट दिखाई दिया पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। क्यों? साथ ही साथ देखेंगे कि अब जबकि जंग के बादल तकरीबन छट गए हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो मीडिया के किरदार को मौजू बनाया जा रहा है, और आज भी भारत में ख़ासतौर पर मीडिया के किरदार पर बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है। शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया अवाम का,
और कहा जा रहा है कि जंग होनी नहीं थी, ये जंग जो है ये मुसल्लत करने की कोशिश की गई मीडिया की जानिब से, और वहां का मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और बड़े सख्त अल्फाज में न सिर्फ वहां के आम लोग ट्विटर पर आकर, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर आकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, बल्कि वहां के जो दानिश्वर हैं, मुसन्निफ हैं, वो भी इस मौजू पर अपने कलम उठाए हुए हैं और मीडिया को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस सिलसिले में एक आर्टिकल जिसमें मीडिया के साथ साथ भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है अरुंधति रॉय का, वो खासतौर पर आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में, और तमाम चीज़ें मौजूद बहस रहेंगी। मैं आगाज़ करता हूँ मज़हर अब्बास साहब, ये अभी पीस प्राइज़ के मिलने के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरा अपना इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर से इस सिलसिले में बात नहीं हुई। आपके ख्याल में एक और प्रोसेस तो यही होता है, आपने खुद भी ट्वीट की थी और जहां तक मुझे लगता है कि वहीं से इनिशिएट हुआ था ये पीस प्राइज़ का, नोबेल पीस प्राइज़ का के हवाले से गुफ्तगू, या आपने शायद आप ही ने तवज्जो दिलाई या आपके पास खबर थी, ये क्या है मामला? इमरान खान अहम कैंडिडेट हैं, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं इसके लिए, पीस प्राइज़ के लिए? देखिए, असल चीज़ ये कि जब मैंने की थी तो मैंने एक बहुत बुनियादी चीज़ कही थी कि अगर उसमें इफ़ से शुरू हुई थी बात, कि अगर, और इसमें अफ़गानिस्तान भी था और भारत के साथ ताल्लुकात भी थे। अफ़गानिस्तान में 17 साल से इस वक्त एक लड़ाई चल रही है, तो अगर पाकिस्तान के इनिशिएटिव की बुनियाद पे अफ़गानिस्तान में कोई सेटलमेंट हो जाता है, और अगर आपको याद हो कि अमेरिकन ने और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए हैं और उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से चीज़ें करनी शुरू की हैं, तो अमेरिकन की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आया था, और यहाँ तक कहा गया था कि इमरान खान ने जो पोजीशन इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से शुरू से ली हुई है वो दुरुस्त पोजीशन थी। तो अगर इस साल के आखिर तक जो है अफ़गानिस्तान का कोई सेटलमेंट हो जाता है जिससे वहाँ अमन बहाल हो जाता है, और उसके साथ ही भारत के साथ अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और एक हम नेगोशिएशंस की तरफ चले जाते हैं बुनियादी इश्यूज़ पे, जिसमें कश्मीर भी है, टेररिज्म भी है और भी हैं, तो जाहिर है वो एक कंटेंडर बन जाएंगे, एक उम्मीदवार बन जाएंगे। अब ये जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत ही प्रीमेच्योर है, और इसका उल्टा रिएक्शन हो सकता है। देखिए, अभी इंडिया के साथ आपकी टेंशन बरकरार है, अभी अफ़गानिस्तान का इशू सेटल नहीं हुआ है, कोशिशें जारी हैं, इमरान खान के पीस इनिशिएटिव हैं, उस पीस इनिशिएटिव को दुनिया को पहले रिकग्नाइज करने दें कि इमरान खान के जो पीस इनिशिएटिव्स हैं उससे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उससे अफगानिस्तान में जो है सेटलमेट की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट में जब ये मामला लेकर गए हैं तो बगैर होमवर्क के ले गए हैं। ऑपोजिशन की जमातों से पहले बात करनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी और वो बातचीत करेगी, तो पहले बातचीत करनी चाहिए थी, फिर पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए था, बगैर होमवर्क के नहीं चले गए। नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, अभी तो इंडिया के साथ आपके नेगोशिएशन शुरू नहीं हुए हैं। अभी तो सिर्फ इतना हुआ है ना कि आपने इंडिया ने एक टेंशन क्रिएट की, आपने पीस की बात की, पीस ऑफर की, हॉस्टिलिटी को कम करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ जब आप इस तरफ जाते हैं और जो आपकी माफ कीजिएगा, जो कमेटी है वो नोबेल प्राइज उसकी जब वो जज करती है तो वो बहुत सी चीज़ों को देखती है। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हमें उस तरीके से जब ये चीज़ें करनी शुरू करेंगे जिसमें ऑपोजिशन एकदम तकसीम नज़र आएगी, कोई जॉइंट वो नहीं मूव होगा, तो अगर ऐसी कोई मूव करनी थी तो बजाय इसके कि फवाद चौधरी साहब खुद अपने इनिशिएटिव पे ये काम करते, ऑपोजिशन के सामने एक केस रखते, ये जो हमारे यहाँ होता है इसमें ये इमरान खान, मुझे ज़ाती तौर पे ये इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। इसका नुकसान होगा, इसका इसलिए कि अभी कोई चीज़ अभी तो हवा में है, चीज़ें अफगानिस्तान में भी और इंडिया के साथ ताल्लुकात। अच्छा, लेकिन वैसे जरा ऐसे ही क्योंकि मैंने उनसे जो दूसरा सवाल किया था और इंडिया के साथ ताल्लुकात इंप्रूव करते, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि फवाद चौधरी साहब अपनी खतरे में पड़ी हुई वजारत को ज़रा संभाला देने के लिए कदम उठा रहे हों कि चले ज़रा इमरान खान साहब भी खुश हो जाएंगे थोड़ा सा, कहीं कोई इस तरह की मूव तो नहीं है फवाद चौधरी साहब? आपने जब ये सवाल किया है तो उनका जवाब बहुत क्लियर नहीं था। इसका मतलब ये है कि अभी भी उन्हें नहीं यकीन कि चीज़ें उनके हक में बेहतर जा रही हैं,
और ये रेजोल्यूशन, मैं तो बिल्कुल उनसे ये कहूँगा कि इस रेजोल्यूशन को अभी रोकें, पहले गुफ्तगू करें। अगर आना ही कोई ऐसा रेजोल्यूशन, अभी तो बहुत मेरे नज़दीक अभी तो ये बहुत प्री मेच्योर है, लेकिन अगर आप करें तो बाकी दुनिया पहले रिकग्नाइज करें इन चीज़ों को, और फिर एक अगर आना ही है कोई ऐसा रेजोल्यूशन तो फिर एक जॉइंट रेजोल्यूशन आए, बजाय इसके कि आप इनिशिएटिव लेके, अगर आप फर्ज करें पीटीआई की मेजॉरिटी की बुनियाद पे आप कायम भी पास भी कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उसके खिलाफ कोई बात कर लेती है, तो फिर कहाँ चीज़ें जाएंगी, और आप उसमें नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सही है, क्योंकि अभी जो इस पर भी वैसे आगे जाके ब्रिगेड साहब बात करेंगे कि इमरान खान साहब को एक खुद ये लफ्ज़ आज वैसे मज़र साहब ने भी अपने तज्जे में इस्तेमाल किया कि रेटिंग बेहतर हुई है इमरान खान की, जो उनका तहरीरी तज्जा आज छपा हुआ है। तो इमरान खान साहब की रेटिंग अभी बेहतर हुई है, वो अपोजिशन को पूरी तरह से हजम नहीं हो पा रही, तो उसमें अपोजिशन क्या ब्रिगेड साहब आपके ख्याल में सपोर्ट करेगी इस मामले पर आके कि हाँ भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए? वो वही जो आज भी ये कहते हैं कि जी हमने नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब पहले जंग का ज़माना आया या भारत के साथ ताल्लुक आता तो जो नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की, अगर मिलना चाहिए तो नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए, ये क्यों नहीं कहेगी अपोजिशन? देखिए, ये जो क्राइसिस, पहले मैं अपनी मशरक़ी सरहद की तरफ जाता हूँ, जो हिंदुस्तान के साथ ये क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हुई, मेरे ख़्याल में इस हुकूमत ने बहुत खुशअस्लूबी से उसको मसले को जो है देखा, और उसके ऊपर जितना भी इमरान खान साहब ने कोई बातचीत की है, मेरे ख़्याल में उससे उनकी साख में बेहतरी आई। पाकिस्तान का नाम भी जो है वो अच्छे उसमें देखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई अमन तो अभी तक नहीं आया। हिंदुस्तान के साथ तो अभी बहुत बड़ी कशीदगी है, तो अमन का प्राइस जो है, अगर वो हमने हिंदुस्तान के साथ अमन किया है तो अभी तक तो अमन आया नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ बात की है। वो दूसरी तरफ से अगर बातचीत होती है तो उसके लिए हमें मेरे ख्याल में 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, जब तक हिंदुस्तान में इंतखाबात ना हो जाएं, वहाँ पर एक नई हुकूमत ना आ जाए और वो फिर इस मामले के साथ आगे चलने के लिए तैयार भी है या नहीं है। अब मगरबी सरहद के ऊपर आ जाए, अफगानिस्तान में, तो बिल्कुल इमरान खान की जो अफगानिस्तान के बारे में उनकी राय है बिल्कुल सही है। मैं उसके साथ मुकम्मल तौर पर मुतफिक हूँ कि अफगानिस्तान में अमन आना चाहिए। वहाँ की जो जंग है उसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत मनफी असरात हैं। पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता, मुआशी तरक्की नहीं कर सकता है जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आता है। लेकिन ये अमन का प्रोसेस जो है ना, ये इमरान खान की हुकूमत से बहुत पहले शुरू हो गया था। तो इसको अभी फ़िलहाल अगर अफगानिस्तान में अगर ये बातचीत मंतकी अंजाम तक पहुँचती है और एक मुफाहिमत की सूरत हाल निकलती है अफगानिस्तान में, तो बिल्कुल एक केस बनता है। दूसरी, आपने बात की अपोजिशन की। इस वक्त पाकिस्तान ने एक यकजहती का मुजाहरा किया है। तमाम अपोजिशन जो थी वो हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी। इसके बरखिलाफ हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि जो उनकी पॉलिसी है उसके ऊपर वो इत्तेफाक नहीं है जो पाकिस्तान में इत्तेफाक है। तो क्यों ऐसे मामलात को जो है वो सामने ला रहा जाए जिसके ऊपर लोग मुत्तफिक ना हो, एक डिवाइसिव इशू हो, उसके ऊपर एक अलहदा बहस शुरू हो जाए, और अगर उस बहस में मनफी किस्म के जो है ख्यालात जो है उनका इजहार किया जाता है कौमी असम्बली में, तो उससे क्या मैसेज मिलेगा? जिनको आप वो कर रहे हो, वो कहेगा सबसे पहले तो आपके मुल्क में कोई मुत्तफिक नहीं है कि इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जब आपके मुल्क में लोग मुत्तफिक नहीं है तो कैसे हम उसको वो प्राइज दें? तो मेरे ख्याल में ये अभी वक्त से बहुत पहले की बात है। हमें इंतजार करना चाहिए ऐसे मामलात में। जल्दबाजी कर गए माज़र साहब ये कह रहे हैं और आप भी उनसे इत्तेफाक कर रहे हैं। मैं ब्रिगेड साहब एक ब्रेक ले लूं। मैं ब्रेक के बाद जरा दिखाना चाह रहा हूं कि तो जी सही है ब्रिगेड साहब, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं। जरा ब्रेक के बाद जरा देखते हैं कि इंडियन शहरी क्या कह रहे हैं। इंडियन मीडिया ने इस पिछले पूरे हफ्ते में जो किरदार अदा किया और उकसाया अपनी हुकूमत को कि जंग जो है वो लाजिम है। अब पता नहीं मीडिया को हुकूमत ने उकसाया या हुकूमत को मीडिया ने उकसाया, और वहाँ पर जो इनिशिएट किया गया, जंग की कोशिश की गई भारत की तरफ से, उस पर अब वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के अहम शख्सियात क्या कह रही हैं, ये मैं आपको ज़रा एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा और उवैस तौहीद साहब से बात करेंगे और बाकी मेहमानों से भी। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं उवैस साहब, मैं ज़रा अनइंटरप्टेड जाके आप ताकि आप बात करें, तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ रहिए नाज़रीन।
दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। ब्रेक के बाद मैं अवैस सोहेल साहब की तरफ जाते हुए जरा आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। ज़रा देखिए कि इंडियन शहरी और इंडिया के जो दानिश्वर हैं, स्टार्स हैं, मुख्तलिफ लोग क्या कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया में क्या हुआ और किस तरह से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। सुन लीजिए, फिर ज़रा मैं अवैस साहब के पास जाता हूँ। जी, What is going on in Indian news television at the moment is absolutely disgraceful. It makes me want to hang my head in shame. This is very stupid of Indians कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं। टीवी में जो डिबेट हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब बचपने वाली बात है। आई बिलीव दैट वी एज इंडियंस नीड टू रियली ग्रो अप। ये सब चीज़ों के लिए एक बहुत समझदार मीडिया की भी ज़रूरत है, जो कि हम थोड़ा लैक कर रहे हैं सब। अवैस सोहेल साहब, क्या गालिबन पहली मर्तबा एहतसाब हो रहा है इंडियन मीडिया का, क्वेश्चन किया जा रहा है उसे कि तुम्हारी पॉलिसी ठीक नहीं है, तुमने गलत किया? देखिए, ये तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब भारतीय मीडिया को मैं देखता हूं। 400 टीवी चैनल्स हैं वहां पर मुख्तलिफ जबानों में, और वो 400 टीवी चैनल्स आर पंपिंग आउट मोदी की जंगी जनूनियत वाला बयानिया। और वहां पर किस तरीके से इस जंगी जनूनियत ने एक इंतहा पसंदी का रवैया इख्तियार कर लिया है कि वहां पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, टिकटॉक है जिसपे 15 सेकंड की आप वीडियो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो बीजेपी एक सस्टेन्ड कैंपेन के तहत मीडिया हाउसेस को यूज कर रही है, उन टीवी एंकर्स को यूज कर रही है जो लगता है कि वो खुद कोई फौज के अफसर्स हैं और ऑफिसर्स हैं और वो कोई जर्नलिस्ट नहीं लगते। ये कैसी जबान है कि अब किस तरह सबक सिखाएं हम पाकिस्तान को, किस तरह इमरान खान साहब का अमन का पैगाम जो है वो उन्होंने अंडर प्रेशर दिया है। ये किस तरह ये हो सकता है कि अभिनंदन जो है उनको रिहा किया है क्योंकि हमने उनको घुटने टिका दिए, जंग होनी चाहिए। ये किस तरह की जबान है? आप देखिए कि वो यूनिफॉर्म के अंदर क्लाशकोफ लेकर आ रहा है एक एंकर, और वो बता रहा है कि जी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये मामला तय होना चाहिए और सिर्फ जंग होनी चाहिए। तो असद कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ टीआरपीस का मसला नहीं है, ये रेटिंग का मसला नहीं है। हमें पता है कि जब बीजेपी की हुकूमत आई है तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने नरेंद्र मोदी के कहने के साथ या उनके नेक्सस के साथ बहुत सारे मीडिया हाउसेस को बाय आउट किया, और हम उसका रिजल्ट यही देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। ये बेसिकली इलेक्शन कैंपेन है, ये बीजेपी की हिंदुत्व कैंपेन है। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा मीडिया हो असद कि जिसके तहत पूरा मीडिया उस कैंपेन का हिस्सा है, बेदखल कर रहे हो पूरे मुल्क के अंदर, पूरा मीडिया कैंपेन कैसा है। हमारे मीडिया को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं ऑकिश, सही है। तो उनको भी सबक सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप एक अफरा तफरी और इंतशार की जो सूरत हाल वहां पर वैसा पैदा हुई है, अब वहां उस पर हमारे यहाँ एतजाज अहसन साहब एक तजवीज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, इसमें मजर साहब अगर आप इसको पहले रिस्पॉन्ड करें, वो कह रहे हैं एतजाज अहसन साहब कि आप वहां पर जाकर वहां के वोटर को यह मौका है कि टारगेट करें, क्योंकि भारत में अगर यही हुकूमत आती है, उससे सिर्फ भारत नहीं पाकिस्तान में मुतला है, तो वहां के वोटर के माइंड को आप कैच करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं मजर साहब। देखिए, खैर उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन पहले जैसे उवैस बात कर रहे थे मीडिया की, देखिए इस वक्त जो इंडियन जर्नलिज्म हो रही है ख़ासतौर पर टेलीविज़न पे, वो जर्नलिज्म कम फाशिज्म ज़्यादा नज़र आ रही है। आप अभी जिस तरह की मिसालें उवैस ने दी, वो तो एक फाशिस्ट टेंडेंसीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि अगर आप क्लैशनकॉफ लेके आ जाएं, इस तरह आप कहें कि अटैक कर दो, मिसाइल अटैक कर दो, तो ये वो टर्म्स हैं जो फाशिस्ट जो है टर्म्स यूज़ होती हैं। और बिल्कुल उवैस ने ठीक कहा कि हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को सीखना चाहिए कि बुनियादी जर्नलिज्म होती क्या है। तो इस वक्त इंडिया के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, उनको भी हमें कोई बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं पेश करना चाहिए, इसलिए उससे उनको नुकसान होता है। अब जैसे फवाद चौधरी साहब जब ये बात कहते हैं कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है और पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन यूनाइटेड है, तो इससे आप उन लोगों को भी डैमेज कर रहे हैं कि जो लोग इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हमें भी बड़े अपने इंटरेस्ट में हमें एहतियात से करना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना हो जो वहाँ सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो फिर वो लोग उनको फिर पाकिस्तानियों से साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए हमें एम्बैरसिंग पोजीशन। बिल्कुल इसी तरह वहाँ के वोटर्स को एड्रेस करना चाहिए।
आप गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, ऑपोजिशन के लेवल पे, ऑपोजिशन के लेवल पे आप पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज वहाँ की कांग्रेस से बात कर सकती है। एक ज़माने में मुझे याद है कि 90s में, 92 में या 91 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान में सार्क ऑपोजिशन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उसमें उस वक्त इंडिया से भी वीपी सिंह आए थे और भारत से गालिबन शेख हसीना आई थी। तो इस तरह की आप शायद इस वक्त मुमकिन ना हो, लेकिन उस तरीके से वोटर को एड्रेस करना कि आप ऐसा एड्रेस करें कि कहीं उनको नुकसान ना हो, और वहां जो वोटर अगर बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहा है, और वहां पर हम देख रहे हैं कि में कुछ राहुल गांधी वगैरह और मुख्तलिफ लोग अभी उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज भी कर दिया और वो मोदी साहब को खूब लताड़ भी रहे हैं। मैं सर जरा ब्रिगेड साहब की तरफ आते हुए, आपने इलेक्शन की बात की, क्या इलेक्शन में मोदी साहब को फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है? इस पर मैं ब्रिगेड साहब की तरफ आते हुए सिर्फ एक आर्टिकल शेयर करना चाहूंगा अरुंधति रॉय का, जो उन्होंने लिखा, और उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि बखियों झड़ के रख दिया मोदी और उनकी पॉलिसीज का, तो गलत ना होगा। दो चार इसके मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करता हूं और फिर आप इसका ब्रिगेड साहब जोड़ेगा। सबसे पहले वो लिखती हैं, बड़े अहम निकात हैं ये, सबसे पहले वो लिखती हैं कि पेशगी फजाई हमले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नादानिस्तगी में वो कुछ गंवा दिया है जो साबिका भारतीय हुकूमत ने तकरीबन मौजज़ाती अंदाज से दहाइयों के दौरान हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। मसला कश्मीर पर वो बात कर रही हैं कि मोदी ने मसला कश्मीर को आलमी हैसियत दे डाली है। मोदी ने दुनिया को यह बताया है कि कश्मीर मुमकिन तौर पर दुनिया का खतरनाक तरीन इलाका है, बल्कि जौहरी जंग शुरू होने का यह मकाम है। फिर वो ये एतराफ़ करती हैं अरुंधति रॉय के 1990 से लेकर इस तनाज़े में 70,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लापता हुए हैं, लाखों पर तशद्दुद किया गया है, जबकि सैकड़ों पैलेट गोलियों से और अपाहज कर दिए गए हैं, माजूर बना दिए गए हैं, अंधा कर दिया गया है। फिर वो लिखती हैं कि वादी कश्मीर में आदिल अहमद डार जैसे सैकड़ों नौजवान जंग के दौरान पैदा हुए जिन्होंने इतने दहशतनाक वाक़यात देखे हैं और अब ये बेबाक हो चुके हैं और ये लोग आज़ादी की खातिर अपनी जान देने को भी तैयार हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम पॉइंट जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहेंगे, जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखे हुए हैं, वो आप जरा पढ़ सकते हैं इसी दौरान जब हम गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेड साहब, अब ये दानिश्वर मुसन्निफ वहाँ के ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, अब आपके ख्याल में मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं, एक तो उन्होंने वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर को डैमेज किया है, यानी वहां एक मूवमेंट जो है उसने जोर पकड़ लिया। दूसरा, अगर वो सब इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं तो शायद वो ये नहीं हासिल करने जा रहे जो उन्होंने सोचा था। ब्रिगेड साहब देखें, एक अगर आप तारीख में जाएं तो 1971 की जंग है ना मशरक़ी पाकिस्तान में, जो उन्होंने हिंदुस्तान ने फतह हासिल की थी, उस फतह से उन्होंने बहुत ही गलत जो है सबक सीखा है। वो उनको ये उन्होंने अपनी तरफ ये कर लिया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को हम 2 मिनट में सीधा कर सकते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। हमने 3 हफ्ते की जंग जो है या 2 हफ्ते की जंग में जो है ना बंगाल को हमने ले लिया था और पाकिस्तान आर्मी को डिफीट कर दिया था। ये बहुत गलत लेसन है। अभी वो जो है समझते हैं अपने आप को एक बालादस्त क़ुव्वत समझते हैं इस पूरे साउथ एशियन रीजन में, और वो ये समझते हैं कि कोई मुल्क उनके सामने जो है वो खड़ा ना हो सके, और सिवाय पाकिस्तान पर, बात उनकी सही भी है, सिवाय पाकिस्तान के और कोई मुल्क नहीं है जो उनकी बालादस्ती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। तो ये उनको बहुत तकलीफ होती है। और अगर आप उनके चैनल्स पे पहले प्रोग्राम वगैरह पे जब जाता था, यही ताना मिलता था कि आपने सन 71 से जो है आपको सबक हमने सिखाया था, लेकिन आप लोग सीधे नहीं होते हैं, आपको दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये वाला जो अभी मोदी साहब की जो आपने पॉलिसी की बात की, उन्होंने 5 साल पहले एक पॉलिसी शुरू की, एक मस्कुलर किस्म की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ भी, और उन्होंने सोचा कि जो कश्मीर में तहरीक है उसको गोली से या बंदूक से उसको दबाने की कोशिश की जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए। उससे उनको उल्टा नुकसान हो गया है, और कश्मीर में जो उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की, उसका एक ऐसा रिएक्शन आया है कि अभी उनको समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करें। वो एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया है। जब वो क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया है तो ये पुलवामा का एक वाक़या हुआ जो बिल्कुल एक अंदरूनी वाक़या था, उसके साथ पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं था। ऐसे बहुत पुलवामे होंगे, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस बंदे के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, इसको ह्यूमिलेट किया गया, कश्मीरी यूथ को ह्यूमिलेट किया जाता है, उनकी औरतों की बेहुरमती की जाती है, उनकी चारदीवारी की बेहुरमती की जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोग जो हैं वो अभी किसी हालत में भी वो हिंदुस्तान की तसल्लुत के नीचे रहना नहीं चाहते हैं। जब नहीं रहना चाहते हैं तो इस किस्म के वाकयात कश्मीर में होते रहेंगे, और जब ये होते रहेंगे तो क्या हर 6 महीने बाद और साल बाद हम एक तसादुम की सूरत हाल में आएंगे। हमें दुनिया को यह समझाना चाहिए कि इस मसले का भी हल का वक्त आ गया है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये बड़े इसके तबाहकुन नताइज होंगे, सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। सर, एक
एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ मैं। पूरी दुनिया के आपके के लिए खतरनाक नतीजे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया कंसर्न इतनी दिखाई नहीं देती। एक रीजन में देती भी है, जैसे अमेरिका की तरफ से कंसर्न नज़र भी आया है और उनको सपोर्ट हासिल है यूरोपीय यूनियन की, और अमेरिका के खुद अपने इदारों की, पेंटागन उनको सपोर्ट कर रहा है कि हम दोनों के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करें, ये ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ OIC का जो इजलास हो रहा है, उस इजलास में हम देख रहे हैं कि शायद कोई कंसर्न दिखाई ही नहीं देता इस्लामी ममालिक के दरमियान कि भाई कश्मीर भी एक मसला है। तो इन दोनों को जरा डिस्कस करते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मैं उवैस साहब से शुरू करूंगा और फिर अनवर इकबाल साहब से की भी राय लेंगे, जो सीनियर सहाफ़ी हैं वाशिंगटन से रिपोर्ट करते हैं। अनवर इकबाल साहब से अमेरिका का जरा पर्सपेक्टिव जानेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं ज़रा OIC वाला जो मामला है, मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था। वैसे तो ये साहब, आपकी इस पर राय क्या है? क्या क्यों हमेशा से OIC ने अवॉइड किया है कश्मीर जैसे मामलात को, फ़लस्तीन जैसे मामलात को, और अब एक ऐसे वक्त में ये इजलास हो रहा था कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर थी और उसका जिक्र ना होना, और कश्मीर में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जबकि यूनाइटेड नेशंस में भी उस पर बात हो रही है, OIC का उस पर बात ना करना, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? दानिस्ता है या कभी उनके एजेंडे पर रहा नहीं है? अच्छा देखिए, OIC जो है एक गैर फाल तंजीम है, एक ऐसा बदकिस्मती के साथ एक ऐसा इत्तेहाद है कमजोर ममालिक का, जो जिनके अपने मुल्क मजबूत ना हो, जिनका अपना ईमान मजबूत ना हो। ये तो बहुत ही गैर फाल सी तंजीम है। इसने कौन सा ऐसा मसला मशरिक वस्ता में हल कर दिया अलावा करारदादें मंजूर होने के बाद? आप देख लीजिए, फलस्तीन के मसले पे देख लीजिए, मिस्र के इजराइल के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप रहे हैं हुस्नी मुबारक के जमाने में, वो भी इनका इसका पार्ट है। टर्की के भी इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, वो भी इनका पार्ट है। फिर सऊदी अरब का कितना इसके अंदर अमल दखल है। मैं समझता हूं कि OIC की करारदाद होना, इराक, लीबिया और शाम में जो कुछ अमेरिका ने खेल खेला, कुछ भी नहीं। सीरिया के अंदर आप देख लीजिए, कौन सी इसी जगह पे इट्स अ डिसफंक्शनल, रॉटन, रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, माजरत के साथ ये जो OIC है। लेकिन ये जरूर है कि जहां पर हमें जो लगा झटका वो ये कि ऐसे मामले पर जब हमारे ताल्लुकात UAE से भी अच्छे हैं, सऊदी अरब से भी अच्छे हैं, और OIC के बानी रुकन हैं हम, उसमें सुषमा स्वराज को बुलाना तो जाहिर बात है कि एक तकलीफ दे और एक पेनफुल वो तो बात है। लेकिन अगर उसके अंदर चले जाते, उस सेशन के ना अटेंड करते पहला जिसमें सुषमा स्वराज थी, और बाकी में चले जाते तो कोई हर्ज नहीं था। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमें दुनिया को क्या बताना है, दुनिया से हमें क्या समझना है। देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप एज वेल कि मरिया लोधी मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा की, क्या उनकी एफर्ट्स हैं, क्या सिर्फ टेलीफोन पे सिर्फ सिफारतकारी हो रही है, ये भी देखना है। ठीक है कि मीडिया एक जबान है, फौज ने भी पैगाम दिया है अमन का, और इमरान खान साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के अगर पाकिस्तान OIC में जाता है या नहीं जाता, इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो कल हम ये डिबेट कर रहे थे कि पाकिस्तान जाता है नहीं जाता, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ रहा। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। सारे मामले के अंदर असद मैं एक दो जुमले बोलना चाह रहा हूं। देखिए असद, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर दो न्यूक्लियर ताकतों के जंग के दहाने पर आने से कश्मीर का मसला कहां पे खड़ा है। ये जो आज रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसडर ने कहा है कि जी कशीदगी कम हो रही है और सालिसी हम किसी तीसरे मुल्क की नहीं करेंगे, ये इनका पुराना स्टैंड है। ये तो चाहते हैं कि मामला इंटरनेशनल डिस्प्यूट ना बने, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। तो ये कहना कि जी हम सिफारतकारी में कहां पे हम झंडे गाड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सोल सर्चिंग की जरूरत है।
राइट सर, बिल्कुल ठीक है। अब अनवर साहब, आपका एक आर्टिकल पाकिस्तान में यहाँ डॉन में छपा, वो मेरे सामने आर्टिकल, ये न्यूज़ मेरे सामने है, जिसमें आपने बताया कि व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन सब एक पेज पर हैं और इनको यूरोपीय यूनियन की हिमायत हासिल है, और इन सब की हिमायत के साथ ट्रंप कह रहे हैं कि पाक इंडिया कन्फ्रेशन होपफुली कमिंग टू एन एंड। अब ये मामला प्रैक्टिकली कैसे होगा? अमेरिका अपना किरदार अमली तौर पर कैसे अदा कर सकता है और कैसे एक जगह पर बिठाएगा? उसकी क्या नौयत होगी, क्या सूरत होगी? क्या इंडिया बैठना चाहेगा, नहीं बैठना चाहेगा? तो कैसे दबाव में अमेरिका उसको ला सकता है? ये इसकी अमली, इस सिफारती कोशिश की अमली शक्ल क्या होगी? देखें, एक बात बड़ी वाज़ह है, अमेरिका में इस पर अब बहस होती है और इस बात को अमेरिकी तस्लीम करते हैं कि अब उनका दुनिया में उस तरह का असर रसूख ले रहा, ना पाकिस्तान पे है ना इंडिया पे, कि वो किसी को मजबूर कर सके जिस तरह पहले पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनके दफाई और माशी और बहुत सारे समझौते थे और रिश्ते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बात मान लेता था। इंडिया से कभी भी उनका पहले इस तरह का ताल्लुक नहीं था, अब बनना शुरू हुआ है। लेकिन इंडिया तरह का बहुत बड़ा मुल्क है और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने मफादात का पहले तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो अमरीकी इस बात को मानते हैं। कल भी एक मैं आर्टिकल देख रहा था यहाँ वॉशिंगटन पोस्ट में, जिसमें इन्होंने यही दिखा था कि जिस तरह 35 साल पहले हमारा इन्फ्लुएंस था दुनिया में, अब नहीं रहा, तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें यूरोपियन यूनियन को, चाइना को और लेके और सारे ममालिक मिल के अगर कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। अमेरिका अकेला अब इतना मौसर किरदार अदा नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। और ये अमेरिका के हवाले से तो सही है। अब अमेरिका कह रहा है कि बातचीत पे आपको आना चाहिए। मैं सिर्फ दो जुमले बोलना चाह रहा हूं जी असद जी असद, मैं दो सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूं। अनवर इकबाल साहब अगर टेलीफोन लाइन पर हैं, सिर्फ बात यह है कि दूसरा, ट्रंप अफवाज का इनखला चाहता है अफगानिस्तान से। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की फाल सालिसी के नतीजे में अमेरिका के साथ अफगान तालिबान के जो मुज़ाकरात थे, उसकी वजह से भी मेरी नाक़िस राय के अंदर अमेरिका इस वक्त एक पार्टी नहीं बनना चाह रहा और वो उसका कहीं ना कहीं झुकाव पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ नजर नहीं आ रहा। एक ये भी बड़ी वजह है कि वो नहीं चाहता कि वो डीरेल हो जो इस वक्त दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इंडिया का वो साथ खुल के दे भी नहीं सकता मेरे ख्याल में। मजहर साहब, अब ये बातचीत जरूरी है, चाहे बात आप इस्लामाबाद में कर लें, दिल्ली में कर लें या अमेरिका के प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं, बातचीत जरूरी है। अब अमेरिका में सारी उम्र अपनी रॉ में गुजारने वाले एएस दुल्लत साहब हैं, वो भी यही कह रहे हैं। देखिए, वो खैर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। असल चीज़ जाहिर है, बुनियादी तौर पे तो यही है कि आपके मुज़ाकरात शुरू होंगे तो चीज़ें खुलेंगी, बात होगी। एक तो ये कि OIC चाहे डेड ऑर्गेनाइजेशन हो या उसने कभी कोई रोल प्ले नहीं किया हो, इस चीज़ पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ शिरकत क्यों की। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो इकनॉमिक वजह है और दूसरी ये कि वो कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ना चाहते कि जहाँ जाके पाकिस्तान कोई ना कोई, देखिए एक रेजोल्यूशन भी अगर OIC का आ जाता ना, चाहे उस रेजोल्यूशन की क्या अहमियत होती, लेकिन आपके ना जाने की वजह से, आपकी कंप्लीट एब्सेंट की वजह से, एक तो जाहिर है वो रेजोल्यूशन, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो रेजोल्यूशन नहीं आया और हमारा स्ट्रॉन्ग केस वहाँ हमने अपना नहीं प्रेजेंट कर सके, क्योंकि जाहिर है आप अगर सिर्फ पाकिस्तान की एब्सेंस को नोटिस किया गया सर, बाकी कॉन्फ्रेंस, मैं यही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान की अगर एब्सेंस को नोटिस किया जाता तो ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हम इंश्योर करेंगे कि रेजोल्यूशन आए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें किस हद तक कामयाबी होती है। दूसरी अहम बात OIC नहीं है, OIC के मेंबर्स हैं और उनकी इंडिविजुअल हैसियत है। जो पाकिस्तान में जैसे सऊदी अरब है, अब सऊदी अरब एक तरीके से एक रोल भी प्ले कर रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो आ रहे हैं वो इंडिया भी जाएंगे, पाकिस्तान भी आएंगे, तो ऐसे में उनकी बात आप इसलिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से और दीगर जगहों से आपको उस तरीके से की मैसिव सपोर्ट नहीं मिल रही। ये ज़रूर है कि वो आपके दरमियान बातचीत करवाना चाहते हैं। असल हमारी जो वीकर साइड है वो है क्या?
दुनिया में आपको ये ठीक है। अच्छा, एक खुशाइन खबर सर अभी ड्यूरिंग द प्रोग्राम मौसूल हुई है, जो हम अपना कंसर्न भी शो कर रहे थे। मगर साहब, एक कंसर्न था कि ओआईसी खामोश है कश्मीर के हवाले से। अब यह है कि अभी करारदाद उनकी आई है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर में होने वाले मजालिम की वो मजम्मत करते हैं और आलमी बरादरी जो है वो यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमल कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो ये खुशाइंद है कि कश्मीर के हक में करारदाद में एक चीज़ शामिल की गई है ओआईसी में। तो चलें, अगर वो डेड ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उसकी एक इंपॉर्टेंस तो ब्रिगेड साहब आपके ख्याल में उसकी इंपॉर्टेंस तो आप ये जो करारदाद में शामिल किया गया है होगी। और इंडिया के हवाले से खासतौर पर क्योंकि पहली मरतबा इंडिया एक मेहमान के तौर पर शिरकत कर रहा था, उनकी मौजूदगी में ये करारदाद का आना क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, किसी फोरम को भी खाली छोड़ना नहीं चाहिए। हमें शायद उन लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन हमने एक मैदान छोड़ दिया और वहाँ पर जाने से शायद इंटरनल प्रेशर हमारे इतने ज़्यादा हो गए थे। जो यहाँ पर एक ओआईसी के ख़िलाफ़ एक राय आम्मा थी, वो उसके ख़िलाफ़ बन गई थी, तो वो शायद महमूद कुरैशी साहब मेरे ख्याल में उसके प्रेशर में आके वो वहाँ पर नहीं गए, लेकिन मेरे ख्याल में इनको जाना चाहिए था। और अगर ये करारदाद आ गई है तो वो खुशाइंद है। दूसरी बात यह है कि एक और हमें एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ेगा, वो ये है इस दुनिया में आपकी इज्जत होती है जब आपकी जेब में पैसा होता है। जब हम उनके कर्जदार हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं? आप क्या थ्रेट कर सकते हैं कि जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है, जिससे आप भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, उसको आप क्या थ्रेट कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में हमें अपने जो अंदरूनी उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारी जेब में पैसा आना चाहिए। जब तक हम मुआशी तौर पे खुद कफील नहीं होते, हमारी इज्जत दुनिया में नहीं होगी। राइट सर। अब मैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मजहर साहब आपसे और ओवैस साहब आपके सामने, पहले ओवैस साहब आप बताइएगा। ये मजहर साहब का आज ही का एक तज्जिया जो है वो छपा हुआ मेरे सामने रखा है, जिसमें वो टेलीविजन की इस्तिलाह में वो कहते हैं कि जी इमरान खान की रेटिंग बुलंद हुई है। यानी कि उनकी ज़ाहिर है एक महीना पहले जो क्राउन प्रिंस के आने से पहले और ये जो पूरा एडवेंचर इंडिया की तरफ से हुआ उससे पहले ऑपोजिशन कह रही थी पाकिस्तान में कि जी इमरान खान की हुकूमत तो गई, ये नहीं चल सकती, ये नहीं कर सकते। ये आवाज़ें न सिर्फ बंद हो गई बल्कि इमरान खान को आलमी सतह पर सराहा गया। तो बहुत बेहतर हुई है पोजीशन इमरान खान की। आपके इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हो वैसा? पहले आप देखिए, इमरान खान साहब की जो इमेज है वो जाहिर बात है कि बहुत बेहतर हुआ है। उनकी साख जो डिलीवरी और गवर्नेंस के हवाले से जिस पे सवालात उठाए जा रहे थे, वो जाहिर बात है कि उसमें बेहतरी आई है। तो इमरान साहब का कद जो है वो वैसे ही माशाल्लाह 6 फीट के हैं, तो वो कहीं 18 फीट का लगता है। और नरेंद्र मोदी जिसकी छाती बड़े वो फकर से बताते थे 52 इंच की है, वो छाती कोई 18 सेंटीमीटर की लगती है और उनका कद 3.5 फीट का लगता है। तो कहने का मकसद ये है असद कि मेरे ख्याल में चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हों, चाहे अवाम की राय हो, वो इमरान खान साहब के इस अमन के पैगाम के साथ, इस मुतदल पैगाम के साथ मेरे ख्याल में बहुत इमेज बड़ा है। लेकिन लास्ट मिनट, क्योंकि आपका आखिरी मजहर साहब वो आवाजें लास्ट मिनट है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर खत्म हो गया, आखिरी मिनट है बस। मैं मजहर साहब को चाह रहा था कि लास्ट कमेंट ले लो। मुल्क के इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को खत्म करना होगा। हाँ मजहर साहब, वो आवाजें जो अपोजिशन से आ रही थी वो उठना बंद हो गई कि जी ये इमरान खान की हुकूमत नहीं चलेगी, ये नहीं कर सकते, इनसे नहीं होगा। तो अब वो आवाजें तो बंद हो गई। इतना तो खुशाइंद हुआ इमरान खान के लिए। देखिए, इसको मैं तो इसे पॉलिटिकल सीज फायर कहूँगा इस वक्त, क्योंकि ये चीज़ें जब भी सिचुएशन नॉर्मल हुई है वापस उसी ट्रैक पे आ जाएंगे और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। लेकिन अभी जिस तरह अवैस कह रहे थे कि हमने दुनिया को ये बावर कराना है कि हमारे यहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती और हमें प्रैक्टिकली ये शो करना पड़ेगा कि हम अब माजी में जो कुछ भी होता रहा, अब हम इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे और आपको दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा। अलाउ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब आपका, ओवैस तौहीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, मोहम्मद साहब और अनवर साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।